हमने जान लिया कि मोलिबिलिटी ऑफ रिएक्शन केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन की जाती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को, क्योंकि सारी की सारी रिएक्शंस प्राथमिक अभिक्रियाएं नहीं होती, बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर के दो या दो से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लिख सकते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। मल्टी स्टेप रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन ले रहे हैं 4SBr प्लस ऑफ O2 इक्वल टू 2Br2 प्लस ऑफ 2H2O। इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टिंग स्पेसीज का नंबर देखें तो 4 मॉलिक्यूल्स है हमारे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के और 1 मॉलिक्यूल है हमारा ऑक्सीजन का। इनके कॉलिजन के थ्रू क्या बन रहा है, ब्रोमीन और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर रिएक्टिंग स्पेसीज का नंबर 5 है और अभी हमने देखा था कि 3 से अधिक रिएक्टिंग स्पेसीज के साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम होती है, तो इसलिए ये सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन नहीं है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। ये हमें एक आइडिया देती हैं कि ये रिएक्शन एक से अधिक स्टेप्स में होगी। अब इन रिएक्शंस के स्टेप्स को जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस देखे जाते हैं और उनके आधार पर उनके स्टेप्स को डिटरमाइन किया जाता है। वो सारे के सारे स्टेप्स एक साथ जब हम अरेंज करके रखते हैं तो वही इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कहलाते हैं। तो ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है इसके डिफरेंट स्टेप्स ही रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रदर्शित करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के स्टेप्स हैं। तो जानते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। स्टेप नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस बताते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल कोलिजन करता है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से और पेरोक्साइड फॉर्म करता है। ये पेरोक्साइड फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एक मॉलिक्यूल से कोलिजन के थ्रू HBRO का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये HBRO का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होता है फिर से HBr के एक और मॉलिक्यूल के साथ और बना देता है H2O और ब्रोमीन। अगर हम इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करते हैं तो हमें कंप्लीट रिएक्शन मिल जाती है 4SBr प्लस ऑफ O2 इक्वल टू 2H2O प्लस ऑफ 2Br, क्योंकि इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ना HOBr मिल रहा है ना HBRO मिल रहा है। तो इन दोनों को इसमें क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसके लिए यहां हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी कंप्लीट रिएक्शन तो 4HBr प्लस O2 इक्वल टू 2H2O प्लस 2Br2 है, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो सकती, ये हमें आइडिया मिला इसकी मॉलिक्यूलरिटी से, और तब हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ढूंढने शुरू किए और इसके स्टेप्स को जाना, और इनके स्टेप्स को हमने जब अरेंज किया तो वही हमारा क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो कभी कभी बच्चों के माइंड में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या वे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टिंग स्पेसीज का नंबर लेस देन 3 है वो सारी की सारी हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन से ही है। अधिकतर रिएक्शंस वो सिंगल स्टेप रिएक्शन से ही है, लेकिन अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैटलाइज हो रही है रिएक्शन तो वो फिर मल्टी स्टेप रिएक्शंस देंगी, क्योंकि उसमें कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी रिएक्टिंग स्पेसीज से इंटरेक्ट या कोलाइड करेगा और तब जाकर के रिएक्शन आगे की ओर को प्रोसीड होगी। तो रिएक्शन पाथ बदल जाएगा तो वो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाएगी। तो कैटलाइज्ड रिएक्शंस भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आ गई हैं
और अब आप एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को समझ लेने के बाद अब आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलिटी या आणविकता क्यों नहीं डिफाइन की जाती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो कि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है और मॉलिक्यूलिटी हर स्टेप की भिन्न भिन्न हो सकती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलिटी डिफाइन नहीं की जाती। चलिए अब विचार करते हैं कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है, और डिफाइन किया जाता है तो किस आधार पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के, ये एक जैसी स्पीड से आगे नहीं बढ़ते, इनकी दर एक समान नहीं होती है। इनमें से कुछ स्टेप्स बहुत तीव्र गति से होते हैं जबकि कुछ स्टेप बहुत स्लो होते हैं। तो देखिए जो टोटल टाइम है वो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करेगा, वो उस स्टेप पर करेगा जो कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप ही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इन स्टेप्स में से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे संबंधित है, रिएक्शन रेट से संबंधित है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का संबंध इसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से होगा। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलिटी ही वास्तव में क्या करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे इस एग्जांपल में हमारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही इसकी देखिए मॉलिक्यूलिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप की 2 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। और इसके लिए जो रिएक्शन रेट डिफाइन एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसबीआर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, यानी कि पावर कोएफिशिएंट दोनों के 1 1 है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इज इक्वल टू 2। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसकी मॉलिक्यूलिटी ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो डिफाइन है लेकिन मॉलिक्यूलिटी डिफाइन नहीं की जा सकती। आई थिंक आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझ चुके हैं, तो आप इन पर प्रॉपर नोट्स तैयार कर लें। पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ समय के बाद नहीं तो दिमाग से ये चीजें वॉश आउट हो सकती हैं। तो इसलिए आप अपने प्रॉपर नोट्स स्टडी के साथ साथ बनाते हुए चलें। हम जान चुके हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है। साथ ही हम ये भी जान चुके हैं कि किस प्रकार एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलिटी को डिफाइन किया जाता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या जटिल अभिक्रियाओं के लिए भी उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि या आणविकता में क्या अंतर है। चलिए जल्दी से अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के अंतरों को समराइज करते हैं। इन दोनों में जो पहला डिफरेंस है वो डिफरेंस यह है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक रूप से परिकलित वेग व्यंजक के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए ये क्या है, प्रायोगिक है। पहला पॉइंट लिख दिया, अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रायोगिक है। जबकि हम जानते हैं कि किसी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए आणविकता को उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के द्वारा दिया जा सकता है, तो इसलिए यह एक सैद्धांतिक वैल्यू है, तो हम लिख देते हैं यह सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। दूसरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, रेट एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाता है। यह वेग व्यंजक के आधार पर दी जाती है, जबकि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर दी जाती है। तो ये डिफरेंस हो गया।
तीसरे डिफरेंस पे आते हैं। जैसा कि हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन न तो शून्य हो सकती है, न नेगेटिव हो सकती है और न ही फ्रैक्शनल हो सकती है। तो इसको हम डिफरेंस के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकती है। जबकि आणविकता शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए दिया जा सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन की जा सकती है। इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चौथा जो डिफरेंस है वो हम जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है, जबकि जटिल अभिक्रियाओं के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं है, इसी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो चौथा हो जाएगा जटिल अभिक्रियाओं के लिए कोटि का निर्धारण वेग निर्धारण पद द्वारा किया जाता है। जबकि आणविकता की कोई प्रासंगिकता या कोई महत्व नहीं है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता निर्धारित नहीं की जा सकती, निर्धारित नहीं की जा सकती या जाती है। तो ये चार अंतर आप नोट कर लें और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर का कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक अब आपको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि आप अपने प्रॉपर नोट्स उसी तरीके से तैयार करेंगे जिस तरीके से इन पर बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।